हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं यूपी ऑनलाइन कोचिंग और यूपी ऑनलाइन कोचिंग के इस चैनल पे मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ कक्षा 7 का मैथ। कक्षा 7 का मैथ पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बता दूँ कि यहाँ यूपी ऑनलाइन कोचिंग के इस चैनल पे आपको कक्षा 12 तक की सारी कक्षाओं के सभी विषय के पूरे पाठ्यक्रम को पढ़ाया जाएगा। और ये भी आप समझ लीजिए कि यहाँ पे आपका पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा। बिल्कुल भी इसमें आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगी कक्षा 7 का मैथ। कक्षा 7 का मैथ पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि कक्षा 7 का सिलेबस क्या है, इसके सिलेबस के बारे में कुछ और भी चीज़ें हैं जिसे मैं बताना चाहूँगी। और हाँ, एक बात और कि मैं यहाँ पे हर चैप्टर्स के 2 वीडियो लेके आऊँगी। 2 वीडियो में पहले वीडियो में मेरा पूरे चैप्टर को समझाया जाएगा कि इसमें क्या है, परिमेय संख्याएं होती क्या हैं, इसके पूरे बारे में, इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं। और नेक्स्ट चैप्टर में मैं आपको पूरे न्यूमेरिकल के बारे में समझाऊंगी। मतलब पहले जो पहला वीडियो होगा उसमें मैं पूरी थियरी कवर करूंगी एंड सेकंड वीडियो में मैं पूरा न्यूमेरिकल कवर करूंगी। और आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा कि 2 वीडियो 3 वीडियो पढ़ने के बाद लोग वीडियो नहीं डालते हैं, ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा, आप लोग बस आराम से पढ़िए। और हाँ, एक बात और बता दूँ कि यहाँ पे जो वीडियो पढ़ रही है ये कोई भी कॉस्ट इसका नहीं लगेगा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पर आप लोग आराम से, चाहे वो प्रदेश के बच्चे हों या देश के बच्चे हों, कोई भी बच्चे यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कक्षा 7 का गणित। उसमें पहला चैप्टर है हमारा परिमेय संख्या। और कक्षा 7 के मैथ के बारे में आपको बताऊं तो सिलेबस में हमारा पूरा 12 चैप्टर है। 12 चैप्टर के बारे में मैं ज़्यादा डिटेल में चर्चा नहीं करूंगी, उसके बारे में आप लोग अपनी बुक से देख लीजिएगा। तो पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्याएँ होती क्या हैं इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। तो मैं आपको पहले बता दूं कि परिमेय संख्या वाले चैप्टर में हमको पढ़ना है परिमेय संख्या, समतुल्य परिमेय संख्या, क्रमायोजन, आरोही क्रम, अवरोही क्रम। क्रमायोजन में ही है आरोही क्रम और अवरोही क्रम। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट सरलतम रूप। ये हमारा पूरा क्या है, सिलेबस में है। ये सिलेबस पढ़ने से पहले मुझे कुछ चीज़ें और बतानी जरूरी हैं, जैसे प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, भिन्न क्या है, निरपेक्ष मान क्या है, सरलतम रूप क्या है, मैसे क्या है, लैसे क्या है, अंश क्या है, हर क्या है, चिन्ह क्या होता है, समान होता है और असमान होता है। लेकिन ये सब बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि अगर मैं ये नहीं पढ़ाऊंगी आपको तो ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में ही नहीं आएगा, इसलिए मुझे ये पढ़ाना ज़रूरी है। सिलेबस को पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कुछ ये चीज़ें, मेरा ऐसा मानना है कि ये चीज़ें आप लोगों को जाननी ज़रूरी हैं, क्योंकि जब तक आप लोग इसे नहीं पढ़ेंगे तब तक आप लोग इस सिलेबस के बारे में ज़्यादा अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। वैसे तो आप लोग कक्षा 6 में इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ चुके होंगे, जैसे आपका प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है, भिन्न है, निरपेक्ष मान है, सरलतम रूप है, मैसे है, लैसे है, अंश हर है, चिन्ह है। चिन्ह 2 तरह के होते हैं, यहाँ पे एक समान चिन्ह होता है, एक असमान चिन्ह होता है। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को पढ़नी ज़रूरी हैं, क्योंकि जब तक आप लोग इसे नहीं पढ़ेंगे तब तक आप लोग इसको नहीं समझ पाएंगे। तो इसको मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाऊँगी, बस थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ, क्योंकि पिछले क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं। स्टार्ट करते हैं प्राकृतिक संख्याएँ क्या होती हैं। ये जो सिलेबस है इसे तो मैं पढ़ाऊँगी ही, लेकिन उससे पहले मैं इसे आपको बता देती हूँ अच्छे से। तो पहला हमारा क्या है, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याएं होती क्या हैं मैं आपको बताऊं। प्राकृतिक संख्याएं जैसे 1, 2, 3, 4 डॉट इनफिनिट। 1, 2, 3, 4 ये सब हमारी क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। अब पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। प्राकृतिक संख्याओं में अगर हम लोग 0 ऐड कर दें, 0, 1, 2, 3, 4 डॉट इनफिनिट, मतलब अगर हम लोग प्राकृतिक संख्या में पूर्ण संख्या बनाने के लिए प्राकृतिक संख्या में अगर हम लोग 0 को ऐड कर दें तो वो क्या बन जाती हैं, पूर्ण संख्या बन जाती है। तो ये हमारा हो गया प्राकृतिक संख्या, ये हो गया पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1, 2, 3, 4 ये हमारी क्या होती है, प्राकृतिक संख्या होती हैं। पूर्ण संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या में जब हम लोग 0 को ऐड कर देते हैं तो क्या बन जाती हैं, पूर्ण संख्याएं। 0, 1, 2, 3, 4 डॉट ये सब हमारी क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं होती हैं। अब देखिए प्राकृतिक संख्या की परिभाषा क्या होती है। गिनती की संख्याओं को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब मैं लिखूंगी नहीं यहाँ पे ज़्यादा,
आप लोग लिख लीजिए, गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। हो गया बच्चों, तो प्राकृतिक संख्या हो गया। नेक्स्ट है हमारा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या की परिभाषा क्या होगी? पूर्ण संख्या मतलब ये होती है प्राकृतिक संख्या में जब हम लोग जीरो को ऐड कर देते हैं, यानी कि जीरो को जोड़ देते हैं। जोड़ देते हैं का मतलब जैसे जीरो इसमें ऐड नहीं किया गया था, लेकिन इसमें हम लोग क्या करेंगे, जीरो को ऐड कर दे रहे हैं, तो वो हमारी क्या बन जा रहा है, इस परिवार को हम लोग क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या। जब हम लोग प्राकृतिक संख्या में जीरो को ऐड कर देते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है, पूर्ण संख्या बन जाता है। प्राकृतिक संख्या तो हमने आपको बताया ही है कि गिनती की संख्याओं को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और गिनती की संख्याओं में जब हम लोग जीरो को ऐड कर देते हैं तो क्या बन जाता है, पूर्ण संख्या बन जाता है। अब हमारा अगला क्या आता है, भिन्न। भिन्न क्या होता है, भिन्न ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम लोग अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। ऐसी संख्याएं जिनको हम लोग अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, ऐसी संख्याएं जिनको हम लोग अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, वो क्या कहलाती हैं, भिन्न कहलाती हैं। जैसे 2/3, 4/5, 6/7, कुछ भी हो सकती हैं। यहाँ पे संख्याएं हमारी कुछ भी हो सकती हैं, ठीक है। तो अंश बटे हर के रूप में जिसे हम व्यक्त कर सके वो हमारी क्या कहलाती हैं, भिन्न कहलाती हैं। भिन्न जो होता है वो हमेशा हमारा अंश और हर के रूप में ही होता है। अब अगला हमारा क्या आता है, निरपेक्ष मान। निरपेक्ष मान क्या होता है, निरपेक्ष मान हमारा कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। ऋणात्मक का मतलब कोई भी संख्या ऐसी जो माइनस में हो वो क्या कहलाती है, ऋणात्मक संख्या कहलाती है। अब इतना मैं नहीं बताऊंगी ज़्यादा डिटेल में क्योंकि बहुत ज़्यादा सिलेबस कवर करना है, तो यहाँ पे बस इतना ही बताऊंगी कि निरपेक्ष मान हमारा कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। और निरपेक्ष मान जो होता है वो हमेशा हमारा क्या होता है, धनात्मक होता है। जैसे 3, 4, 46 कुछ भी हो सकता है। और अगर हम यहाँ पे लिख दें -2, अगर हम बोलें इसका निरपेक्ष मान क्या होगा, तो इसका निरपेक्ष मान हमारा 2 होगा। अगर हम लिखें -3 तो इसका निरपेक्ष मान क्या होगा, 3 होगा। निरपेक्ष मान हमारा कभी भी माइनस नहीं होता। अगर कोई संख्या माइनस में है तो उसमें माइनस से मल्टीप्लाई करके उसको हम लोग प्लस बना देते हैं, पॉजिटिव बना देते हैं, वो हमारा क्या बन जाता है, निरपेक्ष मान। मेरे हिसाब से आप लोगों को निरपेक्ष मान समझ में आया होगा। अब हम लोग आते हैं सरलतम रूप पे। सरलतम रूप क्या होता है, सरलतम रूप ये होता है किसी भी चीज़ को छोटे से छोटे रूप में जितना भी तोड़ के, जितना भी छोटा करके आप लिख सके, वही क्या होता है, उसका सरलतम रूप होता है। किसी भी चीज़ को हम लोग 2 तरीके से लिख सकते हैं, एक कठिन तरीके से और एक आसान तरीके से। अगर हम लोग उसे कठिन तरीके से लिखेंगे तो हमें समझने में भी दिक्कत होगी और पढ़ने में भी दिक्कत होगी। तो इसीलिए किसी भी कठिन चीज़ को जब हम सरल रूप में लिख देते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, सरलतम रूप, जिससे हमें पढ़ने में, हमें समझने में क्या हो, आसानी हो। इसीलिए हम लोग सरलतम रूप में किसी भी संख्या को या भी किसी भी चीज़ को लिखते हैं। सरलतम रूप का मैं आपको एक उदाहरण दे दूं, जैसे लिखा है 5/10। 5/10, इसमें 5 क्या है, अंश है, और 10 क्या है, हर है। 5/10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2। 1/2 इसको क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि 5 जो है, 5 से ये 10 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। जैसे इसको हम लोग लिखते हैं 5/5 × 2, तो 5 से 5 यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा, 1/2। अब यहाँ पे लिखा हुआ था 5/10, तो 5/10 हमें ज़्यादा पढ़ने में आसान है या 1/2? 1/2, क्योंकि ये मुझे देखने में ज़्यादा सिंपल लग रहा है, ये देखने में थोड़ा टफ लग रहा है। तो किसी भी चीज़ को जब हम लोग सरलतम रूप में लिख देते हैं तो वो क्या कहलाता है, सरलतम रूप। किसी भी चीज़ को जितना ही आसान रूप में लिख लें वो हमारा उतना ही क्या कहलाएगा, सरलतम रूप। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट आता है आपका मैस है। मैस है और लेस है। मैस है क्या होता है और लेस है क्या होता है, हम जानते हैं। मैस है जो होता है वो हमारा होता है HCF, एंड लेस है जो होता है वो हमारा होता है LCM। अब मैं आपको यहाँ ज़्यादा नहीं बताऊंगी क्योंकि पिछले क्लास में आप लोग LCM और HCF के बारे में पढ़ चुके होंगे। पिछले क्लासों में आप लोग LCM और HCF के बारे में
पढ़ चुके होंगे, यहाँ मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगी, बस एक एग्जाम्पल लेके आपको समझाती हूँ कि लेस है और मैस है होता क्या है, क्योंकि आगे चैप्टर में हमें ये काम आने वाला है, तो आपको ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ। यहाँ पे लिखा है 15 और यहाँ पे लिखा है 10, दो है। मैं कह रही हूँ इन संख्याओं का क्या निकालिए, एलसीएम निकालिए और एचसीएफ निकालिए। तो पहले यहाँ पे 15 का मल्टीप्लाई निकालिए, गुणज निकालिए। इसका कैसे निकालेंगे, इसको कट करिए। इसको कैसे कट करेंगे, इसको कट करेंगे पहले 2 से, तो 2 से तो कट होगा नहीं 15, तो अब हम किससे कट करेंगे, 3 से। तो कितनी बार जाएगा, 3 5 जा 15। अब हम लोग कट करेंगे 2 से, तो 2 से तो कट होगा नहीं, फिर 3 से ट्राई करेंगे, 3 से भी नहीं कट होगा। 4 से ट्राई करेंगे, 4 से भी नहीं कट होगा। अब हम लोग किससे ट्राई करेंगे, 5 से, तो ये 5 से कट जाएगा। कितनी बार जाएगा, 1 टाइम्स। अब यहाँ पे ये जो है 10, इसका भी निकाल लें। इसका निकालेंगे तो क्या होगा, इसको पहले किससे कट करेंगे, 2 से, तो 2 से ट्राई करते हैं। 2 5 जा 10, कट हो गया। अब इसको 5 को कट करेंगे, 2 से कट होगा नहीं होगा, 3 से कट होगा नहीं होगा, 4 से कट होगा नहीं होगा। अब किससे कट करेंगे, 5 से, तो 5 से कट करेंगे तो कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम, एंड ये क्या हो गया, कट हो गया। अब इसका अगर हम निकालते हैं, ये हो गया 3 × 5 और इसका हो गया 2 × 5। अब अगर हम इसका एलसीएम निकालते हैं तो इसका एलसीएम क्या होगा, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे क्या है, 2 है, तो इसमें 3 है नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 3 × यहाँ पे क्या है, 2 लिख लेंगे। मैच किया नहीं, 5 इसमें भी है और 5 इसमें भी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 को एक ही टाइम लिखेंगे क्योंकि 5 किस में है, दोनों में है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6 एंड 6 5 जा 30। ये 30 क्या हो गया इसका, LCM, मतलब ल स। अब इसका और इसका हमको क्या निकालना है, HCF निकालना है। HCF कैसे निकालेंगे, HCF मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो दोनों में क्या हो, सेम हो। इसमें देखो क्या मैच, 3 इसमें है नहीं है, 5 इसमें है हाँ है, 2 इसमें तो है लेकिन 2 क्या इसमें है नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ क्या मैच किया है हमारा, सिर्फ 5 इसमें भी है और 5 इसमें भी है, तो सिर्फ हमारा क्या मैच किया है, 5। तो ये जो 5 हमारा होगा, इसमें जो संख्याएं मैच करती हैं सिर्फ उन्हीं को लिखा जाता है। तो ये हमारा क्या हो गया, HCF, मतलब म स। तो म स और ल स के बारे में डिटेल्ड आप लोग पिछले क्लास में देख लीजिएगा, चैनल के प्लेलिस्ट में जाके, वहाँ क्लास 6 के वीडियोज पड़े हुए हैं, वहाँ जाके आप चेक कर लीजिए, वहाँ जाके आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैं यहाँ ज़्यादा नहीं बताऊँगी, इतना आप लोग समझ लीजिए। नेक्स्ट आपका क्या आता है, अंश और हर। अब हम लोग आते हैं अंश और हर पे। अंश क्या होता है और हर क्या होता है। जब हम किसी भी संख्या को बटे के रूप में लिखते हैं तो जो ऊपर लिखा रहता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अंश, और जो नीचे लिखा रहता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हर। अब जैसे आपको कहाँ बताऊँ, एक मिनट, अंश और, अब हम आते हैं अंश और हर पे। अंश क्या होता है और हर क्या होता है। किसी भी संख्या को जब हम बटे के रूप में लिखते हैं तो जो ऊपर लिखी होती है संख्या उसे हम लोग क्या कहते हैं, अंश, और जो नीचे संख्या लिखी होती है उसे हम लोग बोलते हैं हर। जैसे अगर लिखा है 2/3 तो इसमें जो वो ऊपर वाली संख्या है इसको हम लोग बोलेंगे अंश, और जो नीचे वाली संख्या है इसको हम लोग बोलेंगे हर। इसे बोलते हैं अंश और इसे बोलते हैं हर। अब हम लोग आते हैं चिन्ह पे। क्या चिन्ह क्या होता है, चिन्ह तो ऐसे कई तरीके के होते हैं, लेकिन हम लोगों को यहाँ पे सिर्फ मैथमेटिकल चिन्ह के बारे में पढ़ना है, मैथमेटिकल साइन के बारे में पढ़ना है। उसमें सिर्फ 2 साइन के बारे में पढ़ना है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव साइन मतलब प्लस, मतलब धनात्मक, एंड नेगेटिव मतलब होता है ऋणात्मक। इन 2 साइन के बारे में हमें पढ़ना है क्योंकि मेनली यही यूज होते हैं। तो अभी क्या है
चिन्ह हमारे दो तरीके के हैं, एक समान चिन्ह और दूसरा असमान चिन्ह। तो अब समान चिन्ह क्या होते हैं और असमान चिन्ह क्या होते हैं? अगर कहीं भी प्लस और प्लस लिखा है, मतलब दो एक तरीके के चिन्ह लिखे हैं, यहाँ पे भी प्लस लिखा हो और यहाँ पे, मतलब दोनों संख्याओं में प्लस प्लस लिखा हो, तो वो क्या कहलाएगा? समान चिन्ह कहलाएगा। और अगर यही प्लस माइनस लिखा हो तो ये क्या कहलाएगा? असमान चिन्ह कहलाएगा। मतलब एक जैसा नहीं है, ये दोनों क्या है? अलग अलग है। एक जैसा लिखा हो तो वो क्या कहलाएगा? समान चिन्ह कहलाएगा। एक जैसा नहीं लिखा हो तो वो क्या कहलाएगा? असमान चिन्ह कहलाएगा। तो अब देखिए, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ प्लस और प्लस ही होगा समान चिन्ह में। अगर कहीं पे माइनस और माइनस लिखा है तो ये भी क्या कहलाएगा? समान चिन्ह ही कहलाएगा, क्योंकि दोनों क्या है? एक जैसे हैं। जहाँ पे एक जैसे चिन्ह मिल जाएं वो क्या कहलाएंगे? समान चिन्ह। जहाँ विपरीत चिन्ह मिल जाएं वो क्या कहलाएंगे? असमान चिन्ह। जैसे एग्जाम्पल में मैं एक आपको बता दूँ, जैसे लिखा है -2/3, तो -2/3 में ऊपर क्या है? अंश में माइनस है और हर में क्या है? प्लस है। तो यहाँ पे क्या है? असमान चिन्ह है। अगर यहीं पे ये भी माइनस होता तो ये दोनों क्या हो जाता? एक जैसा चिन्ह हो जाता। तो ये क्या बन जाता? समान चिन्ह बन जाता। तो आपको समझ में आ गया होगा कि समान चिन्ह क्या होते हैं और असमान चिन्ह क्या होते हैं। लोग आते हैं मुख्य सिलेबस पे, जो हमारा मेन सिलेबस है परिमेय संख्या में, जो पहले चैप्टर में हम लोग का मेन सिलेबस है उस पर हम लोग आते हैं। ये तो पीछे की चीज़ें थी, ये पढ़ना थोड़ा सा ज़रूरी था, इसलिए मैंने इसके बारे में थोड़ा सा बता दिया। अब आता है मेन ये परिमेय संख्या, इसके बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग शुरू करते हैं परिमेय संख्या कि परिमेय संख्याएँ होती क्या हैं। परिमेय संख्याएँ, तो मैं पहले आप लोगों को बताती हूँ परिमेय संख्या की परिभाषा की। परिमेय संख्या की परिभाषा क्या होती है? ऐसी संख्याएं जिसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं वो क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे मैं आप लोगों को बता दूँ एक बार और परिभाषा। ऐसी संख्याएं जिनको P/Q के रूप में, P/Q मतलब P/Q, P क्या होगा? अंश होगा और Q क्या होगा? हर होगा। मतलब P/Q के रूप में लिखा जा सके वो क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। इसकी डिफिनेशन आप लोग लिख लीजिएगा। ऐसी संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सके वो क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। P/Q के रूप में लिखा जा सके। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे जो Q होना चाहिए, Q कभी भी हमारा 0 नहीं होना चाहिए। Q इज नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब Q हमारा कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। अब परिमेय संख्या कितने तरह की होती हैं? दो तरह की होती हैं। एक होती है धनात्मक परिमेय संख्या और एक होती है ऋणात्मक परिमेय संख्या। एक होती है धनात्मक परिमेय संख्या और दूसरी होती है ऋणात्मक परिमेय संख्या। आइए हम लोग जानते हैं कि अब धनात्मक परिमेय संख्याएं क्या होती हैं और ऋणात्मक परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। धनात्मक परिमेय संख्याएं ऐसी परिमेय संख्या, धनात्मक परिमेय संख्या की मैं आप लोगों को परिभाषा बता दूं। धनात्मक परिमेय संख्याएं ऐसी परिमेय संख्याएं होती हैं जिनमें अंश और हर के चिन्ह क्या होते हैं? समान होते हैं। अंश और हर के बारे में हम आपको पीछे बता चुके हैं, समान और असमान चिन्ह के बारे में भी पीछे बता चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए, धनात्मक परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनमें अंश और हर के चिन्ह क्या होते हैं? समान होते हैं। जैसे 3/4, -2/-3, ये हमारा क्या है? ये हमारा क्या है? धनात्मक परिमेय संख्या है। धनात्मक परिमेय संख्या में अंश और हर के चिन्ह क्या होते हैं? समान होते हैं। मतलब अगर ऊपर माइनस है तो नीचे भी माइनस होना चाहिए, ऊपर प्लस है तो नीचे भी प्लस होना चाहिए। परिमेय संख्या 2/3, P/Q, जिनको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं वो क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्याएं ये दो तरह की होती हैं, धनात्मक परिमेय संख्या और ऋणात्मक परिमेय संख्या। अब धनात्मक परिमेय संख्या ऐसी संख्या होती हैं जिनको अंश बटे हर के रूप में, धनात्मक परिमेय संख्याओं में अंश और हर के चिन्ह क्या होते हैं? समान होते हैं। और ऋणात्मक परिमेय संख्या, अब ये हो गया धनात्मक परिमेय संख्या। ऋणात्मक परिमेय संख्या, ऋणात्मक परिमेय संख्या क्या होती हैं? जिसमें अंश और हर
अंश और हर के चिन्ह समान नहीं होते हैं। जैसे -2/3, 4/-6। ऋणात्मक परिमेय संख्याएं ऐसी परिमेय संख्याएं होती हैं जिनमें अंश और हर के चिन्ह क्या होते हैं, समान नहीं होते हैं। अंश में यहाँ पे देखिए, यहाँ -2/3 में क्या है, यहाँ माइनस, यहाँ ऊपर माइनस है और नीचे प्लस है, तो ऊपर क्या है, माइनस है और नीचे प्लस है। ये दोनों चिन्ह समान नहीं है, असमान चिन्ह है, इसलिए ये क्या है, ऋणात्मक परिमेय संख्या है। यहाँ पे क्या है, 4/-6 में यहाँ पे ऊपर प्लस है और नीचे माइनस है, तो यहाँ पे ऊपर प्लस और नीचे माइनस मतलब समान चिन्ह नहीं है, इसलिए ये क्या है, ऋणात्मक परिमेय संख्या। ऐसे ही आप लोग पहचान सकते हैं कि धनात्मक परिमेय संख्या क्या होती है और ऋणात्मक परिमेय संख्या क्या होती है। धनात्मक परिमेय संख्या है ऐसी संख्या जिसमें अंश और हर दोनों में क्या होंगे, चिन्ह समान होंगे, और ऋणात्मक परिमेय संख्या में क्या होंगे, चिन्ह विपरीत होंगे। समान मतलब एक जैसे, विपरीत मतलब एक दूसरे के अपोजिट, मतलब एक जैसे नहीं होंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख लिए। अब हम लोग आएंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे समतुल्य परिमेय संख्या। समतुल्य परिमेय संख्या आखिर होती क्या है। समतुल्य मतलब उसी के समान, समतुल्य मतलब उसी के समान। परिमेय संख्या मतलब क्या, जिसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो ऐसी संख्या, ऐसी समान, उसी के समान संख्या जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, क्या कहलाएगी, समतुल्य परिमेय संख्या। तो जैसे मैं आपको बताऊं, यहाँ पे एक एग्जाम्पल समझाती हूँ आपको। जैसे लिखा है 2/3, ये हमारी क्या है, एक परिमेय संख्या। अब इसके समतुल्य परिमेय संख्या जब लिखना होगा, अब जब इसके समतुल्य परिमेय संख्या हम लोग लिखेंगे, तो अगर 2/3 है, इसके अंश में हम लोग 1 का गुणा कर दें और हर में भी 1 का गुणा करें। समतुल्य परिमेय संख्या निकालने के लिए हम लोग अंश और हर में समान संख्या से गुणा करते हैं। अगर हम लोग अंश और हर में किसी भी संख्या से समान, किसी समान संख्या से ऊपर भी और नीचे भी गुणा करें, तो उससे उस संख्या पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, हमारी वही संख्या प्राप्त होती है। लेकिन उसके मान कुछ बदल जाते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, समतुल्य परिमेय संख्या। अब समतुल्य परिमेय संख्या निकालने के लिए अगर 2 में 1 का गुणा कर दे तो ये 2 ही होगा और ये 3 ही होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2/3। ये तो वही संख्या हमें मिल गई। अगर हम ऐसे ही 2/3 में ऊपर भी 2 का गुणा करें और नीचे भी 2 का गुणा करें, तो हमें क्या मिल जाएगा, 4/6। ये 4/6 क्या है, 2/3 की समतुल्य परिमेय संख्या है। ऐसे ही 2/3 में हम लोग 3 का भी गुणा कर सकते हैं ऊपर नीचे, तो ये क्या हो जाएगा, 6/9। ये सब क्या है, इसकी समतुल्य परिमेय संख्या। ऐसे ही हम लोग यहाँ पे किसी उस संख्या में, इस परिमेय संख्या में ऊपर और नीचे किसी भी संख्या से गुणा कर सकते हैं, वो हमारा क्या होगा, समतुल्य परिमेय संख्या प्राप्त होगी। अब हम लोग आते हैं क्रमायोजन पे। क्रमायोजन होता क्या है, क्रमायोजन मतलब क्रमों का आयोजन। क्रमों का आयोजन 2 तरीके से हो सकता है, एक बढ़ते क्रम में और दूसरा घटते क्रम में। तो यहाँ पे 2 तरीके से है, एक आरोही क्रम और दूसरा अवरोही क्रम। आरोही मतलब होता है बढ़ते क्रम में और अवरोही मतलब होता है घटते क्रम में। आरोही मतलब बढ़ते क्रम में, मतलब आरोही क्रम में लिखने का मतलब ये है, पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या। जैसे हम लोग सीढ़ी पे चढ़ते हैं तो पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर और अवरोही मतलब होता है घटते क्रम में, मतलब पहले सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या। जैसे मैं आप लोगों को समझा दूँ थोड़ा सा आरोही और अवरोही को। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रमों का, संख्याओं का क्रम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, आरोही क्रम बोलेंगे। और यहाँ पे संख्याओं का क्रम घट रहा है तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, अवरोही बोलेंगे। इसे हम लोग बोलते हैं आरोही क्रम और इसे हम लोग बोलते हैं अवरोही क्रम। बढ़ते हुए क्रम को हम लोग बोलते हैं आरोही क्रम और घटते हुए क्रम को हम लोग बोलते हैं अवरोही क्रम। एग्जाम्पल लेके आप लोग समझ लीजिएगा। यहाँ
जैसे 4 3 2 1। इसको अगर हम लोग आरोही क्रम में लिखेंगे तो क्या होगा? आरोही क्रम में होगा 1 2, आरोही क्रम में होगा 1 2 3 4, और अवरोही क्रम में होगा 4 3 2 1। ये इसका आरोही क्रम हो गया और ये इसका अवरोही क्रम हो। उम्मीद करती हूँ आपको आरोही क्रम और अवरोही क्रम समझ में आ गया होगा। और अब मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट्स बताने जा रही हूँ जिसे आप लोग नोट कर लीजिए। शून्य जो होता है वो परिमेय संख्या होता है। शून्य एक परिमेय संख्या है शून्य, लेकिन शून्य जो है वो न तो धनात्मक परिमेय संख्या है और न तो ऋणात्मक परिमेय संख्या है। शून्य को हम लोग न तो धनात्मक श्रेणी में रख सकते हैं न ही ऋणात्मक श्रेणी में रख सकते हैं। शून्य जो होता है वो एक परिमेय संख्या होता है, लेकिन वो न तो धनात्मक परिमेय संख्या होता है और न ही ऋणात्मक परिमेय संख्या होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, सेकंड पॉइंट, सारे भिन्न जो होते हैं वो परिमेय संख्याएं होते हैं, लेकिन सारी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं होती हैं। लिखिए, सारे भिन्न परिमेय संख्याएं होते हैं, लेकिन सारी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं होती हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी, और ये सब चीज़ें भी आप लोग भिन्न वाले चैप्टर में जाके 6 में पढ़ लेंगे। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मैं आप लोगों को अगले वीडियो में बता दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।